देखिए, बांकीपुर में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत अच्छा कैंडिडेट आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्लेयर कर दिए हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सेवा की है, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे, उनके पिताजी भी चुनाव जीतते रहे। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहाँ पे गाँव-गाँव तक, गली-गली तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक वहाँ पे रीच है और जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने बिहार में काम किया है, उसके आधार पे हम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। रही बात पीके की, तो मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो मीडिया में एक्सपर्ट हैं और बज़ क्रिएशन में, नैरेटिव सेट में वो बहुत स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो वो नैरेटिव सेटिंग की बात कर रहे हैं और वो मीडिया में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव है वो हकीकत में होता है, वो वोटर्स के बीच में होता है, लोगों के बीच में होता है। हमने देखा कि लास्ट इलेक्शन में भी उनका क्या हाल हुआ और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने जो एक अच्छे तरीके से अच्छे कैंडिडेट हैं, पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपनी असलियत पता चल जाएगी। रही बात जिस तरीके से वो आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब पे उँगली उठा रहे हैं, वो उनकी कहीं न कहीं जेलसी को दिखाता है, उनकी कहीं न कहीं कुंठा को दिखाता है कि भई वो खूब प्रचारित हुए, अपने आप को उन्होंने लंबा-चौड़ा बहुत बड़ा व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, लेकिन जनता ने सम्राट चौधरी जी को चूज़ किया, ना कि उनको या फिर आरजेडी के नेताओं को। चलिए अगले मेहमान की ओर चलते हैं। हमारे साथ मनोज दास मन्नू जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार वाली पार्टी के। मन्नू जी, आपका क्या मानना है? सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अभी तक आपसे गठबंधन था तो नीतीश कुमार सीएम रहते थे। अब जब बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है बिहार में, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। अगर इस उपचुनाव में कड़ी लड़ाई देखने को मिलती है, मान लीजिए एक बार के लिए पीके जीत भी जाते हैं, तो क्या ये माना नहीं जाएगा कि सम्राट चौधरी एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली ही परीक्षा में हार जाएंगे? चलिए अगले मेहमान की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ सर्वेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को लंबे समय से कवर करते आए हैं। सर्वेश पाठक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, बांकीपुर की इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है यहां से? मिश्रा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। पैनलिस्टों को भी नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए मिश्रा जी, बांकीपुर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर जो है बीजेपी का गढ़ है। अगर पिछले चुनाव को आप देखें तो वहां से नितिन नवीन जी 51,000 वोटों से जीते हैं। 63% वोट उनको मिला है वहां पे, वोट शेयर की अगर हम बात करें तो। पीके बड़े बड़े बातें किए, मैं भी सोचा कि बिहार की राजनीति में चलिए नीतीश बाबू को हटने से कुछ अलग आएगा या लालू यादव की पार्टी को नुकसान होगा। नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन पीके का क्या चुनाव का वो रहा, रिजल्ट रहा, हम आपने सभी ने देखा। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को बनाया, लेकिन जब अपने पे आई तो वो टाई टाई फिस होके रह गए। बिहार की जनता ने पूरे सिरे से नकार दिया। जबकि पीके की जो योग्यता है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी में उस योग्यता का अभी करंट में कोई मंत्री भी नहीं है। लेकिन ठीक है, बीजेपी की सरकार हमें चाहिए बिहार में, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूं, मुझे डेवलपमेंट से मतलब है बिहार में। क्योंकि बिहार का मैं बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना है, चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, डेवलपमेंट होना तो पिछले 20 साल से आपकी तो सरकार है सर, जेडीयू के साथ गठबंधन बीजेपी का ही तो था। अगर आप बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश बाबू की सरकार में जी भर के डेवलपमेंट हुआ है और मैं इस चीज को नकार नहीं सकता। जब लालू राज था तो हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, वो भी दौर हमने देखा है, क्योंकि स्कूल में थे तो इतनी समझ तो विकसित थी उस समय कि भैया लालू राज में कैसा क्या चल रहा है। और अभी उसके बाद 20-22 साल जो हुआ नीतीश बाबू के साथ बीजेपी का, उसमें हमने देखा कि बिहार का अमूल चूक परिवर्तन हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीके ठीक है, उनको अपनी राजनीति वहां पे जो जमीन तलाश कर रहे हैं, तो चाहे वो उपचुनाव आए, मैं तो कहता हूं कि उनको जो लोकल चुनाव, जो मुखिया का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, उसमें भी अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए।
और वहां से अपनी राजनीति को हवा देनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में तो हम सब ने देख लिया कि उनकी एक न चली, चाहे वो कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हो, लेकिन वो सब उनका गन्ना, उनका सब टाइम टाइम फिश होके रह गया। वो जो हमने एक वो देखा था ना, क्या एक वेब सीरीज आई थी महारानी, महारानी में एक जो गौरी बाबू थे, गौरी बाबू का सीट छीन के किसी और को दे दिया गया था, और गौरी बाबू ने अपना वहां पे यही कहा कि ये कंप्यूटर से चुनाव नहीं जीते जाते। तो पीके अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका फिर वही एक चीज मैंने देखा उनके सारे चुनावों में, वही तुष्टिकरण वाली बात। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप वहां पे जाके फिर तुष्टिकरण वाली बात कहोगे, और जो 17% मुसलमान है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी के 83% तो हिंदू हैं, उनको आप जातियों में डिवाइड कर दिए, जबकि पीके को एक नई राजनीति करनी चाहिए। देखिए यूपी की राजनीति में कुछ हद तक जो जातिगत राजनीति थी उस पे बीजेपी ने पार पाया, क्योंकि बीजेपी को दलित वोट भी मिलते हैं, ओबीसी वोट भी मिलते हैं, और यूपी पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। सर्वेश पाठक जी, जी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बिहार में वो जातिगत बातें जो हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। हम आज 2026 में बैठे हैं, लेकिन पीके तो खुद कह रहे हैं कि जात से ऊपर उठकर अगर जनता वोट करेगी तभी जनसुराज को जीत मिलेगी। चलिए, हमारे साथ शाहन परवेज जी भी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, कल भी हमारे साथ जुड़े थे इसी मुद्दे पर जब हम बात कर रहे थे। परवेज जी, अभी मैं पीके का इंटरव्यू सुन रहा था, एक वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया के चहेते हैं। 2025 में भी उनको काफी ज्यादा मीडिया की तवज्जो मिली थी चुनाव के दौरान, अब भी मिल रही है। राष्ट्रीय मीडिया के बहुत सारे पत्रकार पहुंचे हुए हैं बांकीपुर उनका इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि अगर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार लड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर तो रहेगी ही। उनका कहना है, उन्होंने राजद और कांग्रेस को लेकर बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि अगर राजद और कांग्रेस आपको समर्थन दे देंगे तो क्या आपकी जीत आसान हो जाएगी या आपकी लड़ाई थोड़ा बहुत आपको समर्थन मिलेगा, उन्होंने कहा कि मुझे राजद और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, अगर वो हमें समर्थन दे भी देंगे तब भी हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। उनका कहना है कि जब तक बीजेपी का जो कोर वोट है, बीजेपी का जो मतदाता है, वो खुद नहीं चाहेगा कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें जनसुराज चाहिए, प्रशांत किशोर चाहिए, तब जाकर हमारी जीत हो पाएगी, ऐसा उनका कहना है। तो उनके बयान से मुझे ऐसा लगा कि वो राजद और कांग्रेस वाले गठबंधन को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उदाहरण देते हैं कि देखो 2025 में ये दोनों साथ में थे, क्या कमाल दिखा पाए ये। क्योंकि वैभव जी, आप जो बात कर रहे हैं वो कोई बहुत विचित्र बात नहीं कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर पांडे का एक लंबा तिजरा रहा है, एक लंबा संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से और आरएसएस से। तो ये तो एक मुखौटा बन के अपने आप को 2025 के चुनाव में सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, ये गांधीवादी विचारधारा को आगे कर रहे थे। ये एक्चुअली में आरएसएस के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, और अब धीरे धीरे ये एक्सपोज होते चले गए, और 2025 के चुनाव के बाद ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब बाकी बात रही कि चुनाव में क्या होना है और क्या परिणाम होना है, और कई बड़े मीडिया, नेशनल मीडिया या अंतरराष्ट्रीय मीडिया आकर इनका बयान ले ले। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया के बयान के बावजूद मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बयानों में या मीडिया के स्क्रीनों पे, टीवी की स्क्रीनों पे आप प्रशांत किशोर पांडे जी को जितना बड़ा दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए, बट हकीकत यही है कि जिस प्रकार से इनको 2025 के चुनाव में मौका खाना पड़ा था, पूरी जनता ने इनके नैरेटिव को पूरी तरह से नाकार दिया था, वो आज भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मीडिया की अपनी कुछ मजबूरी रहती है जिसकी वजह से नैरेटिव सेट करना पड़ता है, नैरेटिव चलाना पड़ता है। ठीक है, मैं मीडिया का सम्मान करता हूँ, चलाएं उनको, मगर हकीकत ये है कि 2025 के चुनाव में, मैंने कल भी इस डिबेट में आपको बोला था कि राष्ट्रीय जनता दल वहां चुनाव लड़ी थी, उसी बांकीपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट रेखा गुप्ता जी का 47,000 वोट प्राप्त था। प्रशांत किशोर की पार्टी के वंदना कुमारी ने वहां चुनाव लड़ा था और उनका करीब करीब 7,072 वोट उनको प्राप्त हुआ था। इतने बड़े अंतराल को आप कैसे पाट रहे हैं, और ये मीडिया के स्क्रीनों पे ही सिर्फ दिख रहा है। हकीकत ये है कि जब तक वहां नितिन नवीन जी विधायक रहे थे, विकास वैभव जी, जब तक नितिन नवीन जी वहां विधायक रहे, मैंने कल के भी डिबेट में आपको सारा एक एक मोहल्ला, एक एक गली, एक एक नुक्कड़ का बदनाम बताकर बताया था
कि किसी भी जगह पर अगर आप विकास दिखा देंगे, बोरिंग रोड जैसे एरिया में, डाक बंगला चौराहा जैसे एरिया में, गांधी मैदान जैसे एरिया में, आपको कहीं कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा। आज भी बांकीपुर के स्पेशली जितने एरिया है उसमें मैक्सिमम बड़े नाले आज भी खुले हुए हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सीवर लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर। कोई भी सड़क, बोरिंग रोड से अंदर कनेक्टिंग जितने सड़क है उन सब की स्थिति बहुत बुरी है, और केवल वहां पर भाषणबाजी होती है। अभी तक ये सच है कि बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रहा है, और बीजेपी का गढ़ इस वजह से रहा है कि वहां पर हमेशा कायस्थ समाज का डोमिनेंसी रहा है। वहां पे कायस्थ समाज के बड़े वोटर्स हैं, बड़े संख्या में वोटर्स हैं, से अधिक मतदाता हैं जी। चूंकि केवल और केवल जात के नाम पर अगर वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से वहां उनका प्रभाव दिखता है। मगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि नहीं जी, जात पात की राजनीति से उठकर अगर कोई कैंडिडेट को बाय फेस देख के वोट करना चाहिए, पार्टी के कर्मों को देखकर वोट देना चाहिए, तो मैं लिख कर ये दे रहा हूं कि जिस तरीके से काम उस जगह पर किया गया है, अगर 30 सालों में वहां काम नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से वो सफर कौन कर रहा है? जो कास्ट इनको वोट देकर जिता रहा है वही कास्ट सफर कर रहा है ना। आज अगर मेरे घर के सामने की गली टूटी हुई है, नाली ओपन है, वाटर सीवर लाइन नहीं है, तो सफर कौन कर रहा है? वही कास्ट जो बीजेपी को 30 सालों से जिता रहा है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा इस चुनाव में कि वो जो डोमिनेंस वोट है भारतीय जनता पार्टी का, वो वोट भी अब नितिन नवीन जी के जाने के बाद खिसकता चला गया है। नितिन नवीन जी के पिताजी का भी एक अपना थोड़ा रहा था, नवीन सिन्हा जी का उस एरिया में, बांकीपुर एरिया में, चूंकि पूर्व में उनके पिताजी विधायक रहे, पिताजी के बाद नितिन नवीन जी विधायक बन गए। अब वो जो कड़ी है, वो कड़ी दोबारा भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं कर पाएगी। उनकी अपने जो कोर वोटर्स जिसको कायस्थ समाज बोला जाता है, उसमें एक बड़ी बदलाव की चेतना जग चुकी है, और वो चेतना इस प्रकार से जगी है कि बीजेपी को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज बांकीपुर की जनता ये सवाल पूछ रही है कि 30 साल जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, केंद्र में भी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में भी सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, बावजूद इतने पॉश एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। खेमचंद शर्मा जी, इसका सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। चलिए, हमारे साथ अभी मनोज दास मन्नू जी भी जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। उनके पास चलते हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं इस बातचीत की। मनोज दास मन्नू जी, पीके आपकी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार की जनता ने 2025 के आखिरी वाले चुनाव में जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें दी थी, भारी बहुमत दिया था, तो एनडीए को दिया था, नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया था। बीजेपी ने नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जो अपराधी किस्म का है, और अगर वो राज्य चला रहा है और उस चलाने के तरीके में भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे वो भरत तिवारी का आप प्रकरण का उदाहरण देते हैं, तो उनका कहना है इसके लिए जेडीयू भी जिम्मेदार है। देखिए, सबसे बात यह है कि पीके क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम सरकार में हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, और उस काम के अंदर जो सामने आ रहा है उस चीज का है। अब पीके आज के परिस्थिति में बिहार के राजनीति में वैभव जी कोई प्रासंगिक नहीं है। हमें तो लगता है कि ये बांकीपुर का जो चुनाव है ना, वो चुनाव तो एक ऐसे ही एक नॉमिनल चुनाव है एनडीए के लिए। अब नीतीश कुमार जी तो एनडीए छोड़ के दूसरे जगह तो नहीं चले गए हैं। पीके का बोलना, उनका जो वो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, तो इसीलिए उनकी बातों को या किन्हीं के बातों का हम कोई ध्यान लेकिन मनोज दास जी, आपका जो दफ्तर है जनता दल यूनाइटेड का, उसके बाहर पोस्टर लगा हुआ था एक बड़ा सा 2025 के चुनाव के दौरान। उसमें लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश। उसी पोस्टर को देखकर मान लीजिए कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया, 200 ज्यादा सीटें आई, तो 25 से 30 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे नहीं।
देखिए 25 से 30 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे कि न रहे, लेकिन मुख्यमंत्री तो एनडीए छोड़ के तो नहीं न चले गए हैं वैभव जी। अगर अगर बिहार की जनता को इससे कोई दिक्कत होगी तो ये बांकीपुर चुनाव में तो आपको नजर आ जाएगा ना। बांकीपुर चुनाव के जनता, बांकीपुर की जो जनता है, राजधानी की जनता है, बांकीपुर में सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ गांव परिवेश के लोग हैं कि जिनको नहीं जानकारी है। और हर चीज की बातचीत, चाहे हमारे विपक्ष के जो लोग भी बोल रहे हैं, वो चीज यहाँ सामने आएगा। देखिए, ये नवीन किशोर सिन्हा जी की सीट नहीं है, ये नितिन नवीन जी की सीट नहीं है, ये सीट जो है ना एनडीए की सीट है। और एनडीए के सीट रहते हुए जब सारी एनडीए एकजुट है तो अगला चुनाव जो हुआ 2025 में, उसमें जो हमारा जीत का मार्जिन रहा वो और बढ़ेगा। उसमें कहा है कि कोई जो भी, लेकिन एनडीए की आप बात खड़े कर रहे हो मनोज दास जी, 2015 वाले चुनाव में आप भी नहीं हरा पाए थे नितिन नवीन को, जब आपकी बीजेपी से लड़ाई थी सामने वाली। तो मैंने तो वही बात, मैंने चलिए आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे। बीजेपी के जो नेता हैं खेमचंद शर्मा जी, उनके पास चलते हैं। खेमचंद जी, पीके एक दो बातें और कह रहे हैं। पहले नितिन नवीन के पिताजी 2005 से पहले विधायक थे, 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 लगातार 5 बार नितिन नवीन यहां से विधायक चुने गए बांकीपुर से। बांकीपुर पटना या बिहार के कह ले कि सबसे समृद्ध उन क्षेत्रों में आता है जहां पर बहुत प्रबुद्ध मतदाता रहते हैं, ऐसा पीके का कहना है। उनका कहना है इतने लंबे अरसे तक अगर आपके पास यहां की विधायकी रही तो आप कुछ कमाल करके क्यों नहीं दिखा पाए। जैसा कि अभी हमारे साथ परवेज जी जुड़े हुए हैं, कल वो तमाम ऐसे मुद्दे गिना रहे थे। वहां के सारे नाले खुले हुए हैं, सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है, बारिश का पानी भर जाता है, लोग बाहर निकल नहीं पाते, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। एक पार्टी के रूप में, एक विधायक के रूप में और कितना कार्यकाल चाहिए होता है किसी क्षेत्र को चमकाने के लिए? 5 बार कम तो होता नहीं है। उससे पहले उनके पिताजी भी थे, ऐसा पीके का कहना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यहां उपचुनाव की नौबत ही क्यों आए। पीके का कहना है कि जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो गुजरात विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने तुरंत विधायकी नहीं छोड़ी थी, वो कुछ और सालों तक विधायक बने रहे, उन्होंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। नितिन नवीन भी चाहते तभी 2025 में चुने गए थे। कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि आप अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो आपको विधायकी वाला पद छोड़ना पड़ेगा। तुरंत ही उन्होंने क्यों छोड़ दिया, वो राज्यसभा क्यों चले गए? क्या यह बांकीपुर की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है जिन्होंने 2025 में उन्हें भारी मतों से जिताया था? देखिए, बांकीपुर की जनता आज गर्वान्वित महसूस कर रही है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी सत्ता लगभग 20 से ज्यादा प्रदेशों में है, देश में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, आज उसका नेतृत्व करता बाकी से आते हैं। बाकी की उन्होंने सेवा की है, उनके बीच में रहे, उनके बच्चे हैं, उनके साथी हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं। आज पूरी विधानसभा में एक गर्व का विषय है और सब लोग खुश हैं कि उनके नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा मान सम्मान और बाकी की पूरी जनता को, पूरी विधानसभा को इतना मान सम्मान मिला है। तो ये जो नकारात्मक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी जो परवेज जी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी सीखें दे रहे थे कि जाति के आधार पर, मैं जिस पूछना चाहूंगा वो कौन सी पार्टी से, वो क्या आरजेडी से है, कांग्रेस से है या इंडिपेंडेंट है, जो भी हो वो सो कॉल मेरे को या तो सूडो सेकुलर लग रहे हैं या फिर वो आरजेडी या कांग्रेस के विचारधारा के व्यक्ति लग रहे हैं। वो ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए जी। तो जब जाति के आधार पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर यहाँ वोटिंग होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत जाते हैं। आप वहां की जनता को गाली दे रहे हो कि मतलब कि वहां की जनता में पॉलिटिकल समझ नहीं भाई साहब, मैंने ये नहीं बोला है, आप शायद सुन नहीं पा रहे थे, आपको ऑडियो क्लियर नहीं था। लेट मी कंप्लीट, पूरा सुना है, आपने सुना ही नहीं। जो आपने जब बात को मरोड़ रहे हैं वो ऐसा नहीं बोला मैंने। चलिए परवेज जी आपके पास आएंगे तो आप अपनी तरफ से बात नहीं, इनको वैभव जी इनको करेक्ट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल आप करेक्ट कीजिएगा सर, आपके पास आएंगे, इनको पहले करेक्ट कर दीजिए। ये मेरे कोर्ट को जाति के आधार पे ही पूरा फाउंडेशन जिनका रखा हुआ, जिनकी नींव भी पूरी जाति के आधार पे है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के आधार पे है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जाति के नाम पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर में? हम नहीं लड़ रहे। आप
अगर जाति का विरोध कर रहे हैं या जातिगत राजनीति का विरोध करते हैं तो आप बांकीपुर के चुनाव में क्यों जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं? 30 सालों से आप जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप कुम्हार में जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, आप पूरे पटना में जाति के नाम पे वोट मांगते हैं। जाति के आधार पे आपकी पार्टी और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे तो मैं तो कह रहा हूँ कि नितिन नवीन जी को सामने आके चुनावी सभा में कह देना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कायस्थ समाज के नाम पे वोट ना करें। ग्रेवान में देखें, अपनी शकल देखें, अपने चरित्र में देखें, फिर दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आप इस तरीके से जनता का अपमान कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं कि भाई उन्हें कोई पहचान नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ वहां की जनता खेमचंद जी मूल सवालों पर लौटते हैं। खेमचंद जी मूल सवालों पर लौटते हैं। मेरा सवाल जो पहले तो या तो इनका जो है ना वो ऑडियो इनके साइड क्लियर नहीं जा रहा है। मैंने अगर बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति का विरोध करती है तो नितिन नवीन जी को बांकीपुर के चुनाव में आके कहना चाहिए कि भाई एक कास्ट का डोमिनेंस वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर क्यों ले रही है? आप क्या बताएंगे? आप जातिगत राजनीति से बाहर निकल कर मुद्दों पर चुनाव लड़ ले बांकीपुर में। करती है क्या? वो सबकी बात क्यों नहीं करती? आज तक आरजेडी का कोई भी मैं तो खुला चुनौती दे रहा हूँ नितिन नवीन जी, आप पुराने सीट पर आए और आकर कहें जातीय राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पर वोटिंग करें। कोई भी आप तो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। चलिए खेमचंद जी, प्रवेश जी, आप दोनों आप ये बताइए, आरजेडी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समझ नहीं आएगा दर्शकों को भी सवाल उठाया। खेमचंद जी आप सवाल उठाइए, आप लालू प्रसाद यादव पे सवाल उठाइए। आप पहले अपनी पार्टी के लीडरशिप पे सवाल उठाइए, उनको पिचिंग करिए। खेमचंद जी आपके पास आएंगे सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.